Just wait a minute. Proper message over there. Husnawaz Paridi, good evening. All right. So in the last class, we have seen some of the reasons for my loss of biodiversity. के हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे reasons देखे थे. So we have seen those 4 reasons which we have discussed also in detail. So आपके जो 4 reason आपके यहाँ पे होते हैं. We have the habitat loss and fragmentation, over exploitation, alien species invasion and your co-extinction. ये 4 reasons आपके यहाँ पे हो जाते हैं. मुझे आप में से कोई फटाफट हैंड रेज करके इनके एग्जांपल मुझे यहाँ पे दे दो. So what can be the example of my over exploitation? Quickly raise your hand and answer this. What can be the example of my over exploitation? का example आपके यहाँ पे क्या बन सकता है? Raise your hand. Good evening, sir. Good evening बेटा, good evening. याद करो बेटा आप लोग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल आपका क्या बनेगा? बताइए अभिषेक. सर पैसेंजर पिजन और सी काउ. स्टीलर सी काउ, these are the examples we'll get to see. और कौन से एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे क्लास के अंदर? सर क्या बोला सर आपने? कौन से एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में बताए थे ओवर एक्सप्लॉइटेशन के? सर एक फिश वाला बताया था. हाँ, मराइन फिश वाला. तो मराइन फिश वाला एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जहाँ पे आपका एग्जाम्पल वो बनेगा आपका ओवर फिशिंग का. व्हेन यू डू द ओवर फिशिंग, दैट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माय ओवर एक्सप्लॉइटेशन. ठीक है. अब मुझे कोई बताइए हैंड रेज करके, एलियन स्पीशीज इन्वेजन के एग्जाम्पल आपके क्या बन जाएंगे? व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ माय एलियन स्पीशीज इन्वेजन? चलिए बेटा सब लोग हैंड रेज करिए. अंशिका शर्मा बताइए, व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल फॉर माय एलियन स्पीशीज इन्वेजन? सर एक तो पार्थेनियम हो गया और एक लेंटेना कैमरा. राइट. और एंड एक वाटर वाटर हाइसिंथ. हाँ ठीक है. उसके अलावा ये 3 आपके प्लांट्स हो गए विच आर नॉट अ नेटिव प्लांट, जो बाहर से लाए गए थे इंडिया के अंदर, अभी वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं. मुस्कान को भाई और कोई एग्जांपल बताइए इसके अंदर, इसके अलावा और क्या एग्जांपल मेरे आ सकते हैं? सर द नाइल पर्च. नाइल पर्च ने क्या किया था? सर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था विक्टोरिया के लेक में. और राइट. एंड वहां पे जो चिचलेट फिश थी उसकी 100 स्पीशीज वहां पे फिर एक्सटिंक्ट हो गई थी. दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ द नाइल पर्च. ठीक है, दैट्स वन थिंग. फिर हमने बर्मीज पाइथन की वहां पे बात की थी, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय एलियन स्पीशीज इन्वेजन. तो इतने एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने हैं. देन गिव मी द एग्जांपल ऑफ माय को एक्सटिंक्शन. को एक्सटिंक्शन के एग्जांपल आपके क्या होंगे? हैंड रेज करके बताइए मुझे. व्हाट कैन बी द एग्जांपल फॉर माय को एक्सटिंक्शन? बताइए पूजा डागर, क्या होगा एग्जांपल मेरा को एक्सटिंक्शन का? सर पैरासाइट्स. लिविंग इन द होस्ट. आपको पूरा बोलना है, पैरासाइट लिविंग इन द होस्ट. अगर मेरा उसे एक्सप्लेन करो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अरे ठीक है अभिषेक आप बताओ. सर पॉलिनेटर और फ्लावर वाला. अगर पॉलिनेटर नहीं होगा तो फ्लावर भी नहीं होगा. ठीक है. सो पॉलिनेटर एंड फ्लावर इज अ गुड एग्जांपल कि अगर आपका पॉलिनेटर अगर आपका वहां पे एक्सटिंक्ट हो गया, देन आपका फ्लावर भी आपका वहां से आपका एक्सटिंक्ट हो जाएगा. सिमिलरली जैसे कि पूजा ने बोला पैरासाइट विद द होस्ट, अगर आपका होस्ट अगर एक्सटिंक्ट हो गया, देन आपका पैरासाइट भी आपका वहां से गायब हो जाएगा. सिंपल सी बात है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर लाइक पैरासाइट इज डिपेंडेंट ऑन द होस्ट, रादर आई शुड से दैट. और आपका जो पॉलिनेटर की यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था दैट बैट हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स. अगर बैट मेरे वहां से लोकली एक्सटिंक्ट हो गए, then the plants might not be also able to survive. So that is something you will find happening over there. तो ये कुछ हमने एग्जांपल यहाँ पे देखे थे. Fragmentation, habitat loss. Habitat loss has been one of the major reason for your loss of biodiversity. ये बात हमेशा याद रखना है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. This has been a major reason for the loss of biodiversity. Okay. Over exploitation आपको यहाँ पे याद रखना है. We have discussed this. Overfishing हमने बात किया था यहाँ पे कि कैसे जब फिशिंग नहीं करनी होती तब जाके लोग फिशिंग करते हैं, and that has a negative impact. क्रैब के बारे में हमने बात करा, दैट वाज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ माय
sustainable use of resources. Okay, so this is something we have seen. Alien species के example हमने यहाँ पे देखे थे. And that is what we have understood, right? We have solved some questions and now we are going to start with need for conservation. तो conservation करने की यहाँ पे जरूरत है and कैसे हम उन्हें conserve करेंगे, that is something we'll try to understand. So why there is a need for conservation? Because of narrowly utilitarian, broadly utilitarian and ethical reason. तो हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना है? तो उसको हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल कंसर्न्स. सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि नैरोली यूटिलिटेरियन में आपका रीजंस क्या होता है. बेसिकली आप जानते हो कि आपको आपके बायोडाइवर्सिटी में से काफी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है. यू आर एक्चुअली गेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट्स ऑल द टाइम. आप मेडिसिन ले लो, आप अपने फाइबर्स ले लो, जूट ले लो, वुड ले लो. सो यू आर फाइंडिंग नंबर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल लेवल पे जो आपको चीजें चाहिए होती है वो सारी आपको आपके नेचर से आपको मिल रही है. सो दैट इज समथिंग कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ माय नैरोली यूटिलिटेरियन. सो नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका बायोडाइवर्सिटी से आपको क्या क्या चीजें आप डिराइव कर रहे हो. तो कमर्शियल लेवल पे तो हम काफी चीजें वहां पे डिराइव कर रहे हैं जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, हमारी लाइफ हमारी यहाँ पे लाइक स्मूथ चलती है. सो दैट इज समथिंग विल कम अंडर द नैरोली यूटिलिटेरियन. इसलिए हमें हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को बायोडाइवर्सिटी को हमें यहाँ पे प्रिजर्व करना चाहिए. नैरोली यूटिलिटेरियन argument are pretty obvious. It says humans are dependent on nature for countless things. बिल्कुल. अगर हम एग्जाम्पल एनिमल्स का भी, तो we depend on honey bees for the honey formation. We depend on the like insect for pollination. So there are number of example like this. And because of that, we want to conserve. We should conserve them क्योंकि हमें हमारा फायदा मिल जाए. That's being slightly selfish, but yes, हमें हमारा फायदा मिल जाए, हमें काफी चीजें वहां से मिल जाए. That is why we should conserve them. So we're getting like fruits and everything we are getting from the medicines, industrial setup के लिए चीजें आपको चाहिए होती है, वो आपको यहाँ पे मिल रही है. So you are getting number of things from the nature. More than 25% of the drug currently sold in the market are derived from plants. तो आप सोचो ये कितना बड़ा नंबर है. 25% is a big number. So आप देखो ये कमर्शियल लेवल पे कितना हमारे लिए फायदेमंद है, कितना हमारे फायदेमंद है, हेल्थ केयर सेंटर में कितना हमारे लिए फायदेमंद है. So this is one of the example you can have a look at. We still have no idea how many medicinal plants are there in the tropical rainforest waiting to be discovered. हमें अभी भी इतना क्लैरिटी नहीं है कि कितने सारे मेरे मेडिसिनल प्लांट्स अभी भी होंगे फॉरेस्ट के अंदर जिनको अभी भी आपको यहाँ पे डिस्कवर करना है. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन द फॉरेस्ट जिनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. इवन जूट, फाइबर, कॉटन, देयर नंबर ऑफ थिंग्स जिसको हम कमर्शियल लेवल पे एक्सप्लॉइट करते हैं या यूज करते हैं. सो ये बात आपको याद रखनी है. दिस इज विल ऑल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ माई नैरोली यूटिलिटेरियन के अम्ब्रेला के अंदर ही आप मेरा आ जाएगा. देन बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अभी भी सर्च कर रहे हो फॉर द न्यू रिसोर्सेज, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिकल एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. सो अगर मैं कहता हूं कि आज मैं फॉरेस्ट में जा रहा हूं, मैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया निकालना चाहता हूं, मैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया ढूंढ रहा हूं जिनमें से मुझे कोई मेडिसिनल प्रोटीन मिले, या मैं कुछ ऐसी एल्गे ढूंढ रहा हूं जिनमें से मुझे कोई कमर्शियली बेनिफिशियल चीज मिले. अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, इफ आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, आई कैन कॉल इट एज अ बायो प्रोस्पेक्टिंग. ठीक है, तो मैं उसे बोलूंगा एज अ बायो प्रोस्पेक्टिंग, जहां पे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, मैं हर एक प्लांट के सेलुलर लेवल पे जाके देख रहा हूं कि उसमें क्या बन रहा है और जो उसमें बनाई जा रही है चीज क्या मेरे लिए वो फायदेमंद है, क्या मैं उसका मेडिसिनल बेनिफिट निकाल सकता हूँ, कैन आई हैव अ कमर्शियल इंपॉर्टेंस ओवर देयर. तो जब मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज माय बायो प्रोस्पेक्टिंग. तो ये बात भी याद रखना कि बायो प्रोस्पेक्टिंग अगर आपके सामने दिमाग में ये सवाल टर्म आता है, दैट सिंपली मीन्स यू आर एक्सप्लोरिंग स्पीशीज लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे सम प्रोडक्ट जिससे आपको फायदा मिल सके, सो दैट यू कैन गेट बेनिफिट ओवर देयर. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब मैं आपको सिखा रहा था बायोपायरेसी. आपको जब मैं सिखा रहा था तो बताया था मैंने आपको कि एक यूके की इंस्टीट्यूट था, एक यूनिवर्सिटी थी आपकी वहां की, जो आई थी थाईलैंड के आसपास आई थी. वो लाइक दे वर नियर द थाईलैंड, और थाईलैंड के कोस्टल साइड से वो लोग कई सारे एल्गे वहां से निकाल के लेके गए थे. नॉट एल्गे, फंगाई. दे एक्चुअली कलेक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ फंगाई, मराइन फंगाई, और वहां से उन्हें पकड़ के वो लोग वहां से लेके गए थे अपने पास. तो वो लोग लेके क्यों गए थे वहां पे? बिकॉज दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट समथिंग एसेंशियल फ्रॉम द फंगाई जिसका वो लोग कमर्शियल फायदा निकाल सके. सो व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, ना, जब आप कोई चीज ढूंढ रहे होते हो, एक्सप्लोर कर रहे होते हो टू हैव सम कमर्शियल बेनिफिट, उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ बायो प्रोस्पेक्टिंग.
ठीक है, तो क्या बायो प्रोस्पेक्टिंग टर्म आप सबको यहाँ पे क्लियर है? यस Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो नाउ वी हैव अ ब्रॉडली यूटिलिरियन। ब्रॉडली यूटिलिरियन में आपको यहाँ पे ये आएगा दैट काफी चीजें हमें नेचर से मिलते बिना मांगे हुए, लाइक ऑक्सीजन, रेनफॉल, सनलाइट, राइट? आई वोंट से सनलाइट बट ऑक्सीजन, रेनफॉल इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। सो काफी चीजें हमें नेचर से मिलती है जो हम ले नहीं रहे बट हमें मिल रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सर्वाइव राइट नाउ। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माई ब्रॉडली यूटिलिरियन। So broadly utilitarian में आपके यहाँ पे क्या आएगा? States that biodiversity plays a major role in ecosystem service that nature provides. तो आपका जो भी आपका लाइक इकोसिस्टम में आपका जो एनवायरमेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशन आपके कहीं पे आ रही है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। सिंपल सी बात है, जहां पे आपको फॉरेस्ट कवर ज्यादा मिलता है वहां पे आपको रेनफॉल आपको अच्छे अमाउंट में आपको होते हुए आपको वहां पे मिल जाएगा, एंड दैट रेनफॉल इज समथिंग विच फुलफिल्स ऑल अवर नीड। ठीक है, ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया, राइट? So that is also going to be called as that will come under my broadly utilitarian के अंदर. So you have Amazon rainforest account for more than 20% of the earth photosynthesis, right? So imagine that. That also means कि इतना सारा ऑक्सीजन वहां से आ रहा है आपका, क्योंकि जब आप फोटोसिंथेसिस आप कर रहे होते हैं वहां पे, तब आपका ऑक्सीजन काफी ज्यादा आपका वहां से रिलीज हो रहा होता है। So imagine that 20% of the earth ऑक्सीजन जो आपका आ रहा है वो आपका Amazon rainforest से आपके यहाँ पे आ रहा है। अगर आप कंपेयर करते हो ना कभी इस चीज को एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, देन यू विल गेट टू रियलाइज दैट इट्स गोइंग टू बी हाईली एक्सपेंसिव। मतलब अ वेग आइडिया कैन बी मेड अबाउट द ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल। सो इसको हम मोनेटाइज करते नहीं है और इसको हम लेते हैं ग्रांटेड जो नेचर से हमें यहाँ पे मिल जाए, बट एक्चुअली इफ यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग ना द अमाउंट और द प्राइस फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर, देन यू माइट रियलाइज दैट वॉट एवर वी आर गेटिंग राइट नाउ एज फ्री कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट आई टू टेल यू। पॉलिनेशन आपका यहाँ पे हो रहा है, राइट? बीज एंड बैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन इन द वर्ल्ड दैट अलाउस प्लांट टू प्रोड्यूस फ्रूट। दे आर वाइटल बिकॉज कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन विदाउट देम विल बी टू हाई। सो ये हमारे लिए वैसे ही काम कर रहे हैं बिना किसी कॉस्ट के। सो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर ये ना हो देन यू कैनॉट इवन इमेजिन दैट हाउ द पॉलिनेशन विल टेक्स प्लेस। तो ये सब भी आपका यहाँ पे आएगा अंडर माय ब्रॉडली यूटिलिरियन के अंदर। We cannot put a price tag on on something. Example, peace of mind and relaxation that we get from nature. अगर आप कभी किसी फॉरेस्ट में जाते हो या कभी किसी विल्डरनेस वाले एरिया में जाते हो, then you have this sense of happiness, sense of peace, sense of contentment आपको वहाँ पे मिलता है, and you cannot put a price tag on that. ठीक है, तो ये सब आप भी आपके यहाँ पे रीजन है, you have a aesthetic value आपको यहाँ पे मिल रही है, आपको नेचर से काफी चीजें आपको मिल रही बिना मांगे हुए, रेनफॉल, ऑक्सीजन, पॉलिनेशन, दीज आर ऑल कॉल्ड एज माय ब्रॉडली यूटिलिरियन। दीज आर ऑल कम इन कैटेगरी ऑफ ब्रॉडली यूटिलिरियन। तो ये हमने यहाँ पे ब्रॉड देख लिया, नैरो देख लिया। देन यू हैव एथिकल इश्यूज, एथिकल रीजंस। See, understand one thing very clearly, that human beings are the only species on the planet Earth which can actually take some major step for conservation of certain species. मतलब हम क्या करते हैं और कितने एफर्ट से करते हैं वो डिफरेंशिएट करता है। सो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे अलावा जितनी भी स्पीशीज हैं, चाहे वो एलिफेंट हो, सी टर्टल हो, कोई प्लांट हो, वी हैव टू इंश्योर दैट कि वो भी सर्वाइव करें। जैसे हम सर्वाइव करें, जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, जैसे हम एक्सपांड कर रहे हैं, वी हैव टू इंश्योर दैट कि वो लोग भी अपना सर्वाइवल मेंटेन कर पाए और अपना पॉपुलेशन वहां पे बढ़ा पाए। सो इट इज एथिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी एथिकल फॉर अस टू मेक श्योर दैट वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। अभी जो हमारे हिमाचल के बच्चे जो एनएसएस कैंप के अंदर जा रहे होते हैं, आई थिंक व्हेन दे गो एंड क्लीन ऑल दोस प्लेसेस ओवर देयर, सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू गो टू टूरिस्ट एरियाज यू डोंट हैव टू लाइक पुट द गार्बेज इन देयर एनवायरमेंट। ये आपके एनवायरमेंट को तो खराब करता ही है, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ ओवर देयर। सो इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर अस, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस दैट वी इंश्योर दैट कि हम कभी भी लाइक कुछ ऐसा ना करें जिससे किसी और स्पीशीज को वहां पे हार्म हो। तो ये होता है आपके यहाँ पे एथिकल रीजन। सो देयर आर नंबर ऑफ एथिकल रीजन, बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू कंजर्व देम। लेफ्ट साइड में आपका सी टर्टल है, राइट साइड में आपके हनी बीज है, फ्लावर है। वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इट्स अवर ड्यूटी टू केयर अबाउट देयर वेलबींग। ये हमारी ड्यूटी है कि उन्हें हम वहाँ पे बचाएं, इंश्योर करें कि फ्यूचर जनरेशन के अंदर भी हमें ये सारी स्पीशीज देखने के लिए मिल जाए।
क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे देन देयर इज अ वेरी लाइकली चांस दैट मेनी ऑफ द स्पीशीज विल बी लॉस्ट एंड शायद से आज से 20 साल बाद एनसेड में और भी नाम यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, पैसेंजर पीचर, स्टीलर टी काउ, सी टर्टल, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड वहां पे लिखा होगा. So we don't want that to happen. We have to ensure that this species all are getting conserved. So ये आपका हो गया यहाँ पे ethical reason because we can do that. That's why we should do that. Okay. चलो. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन आपका फ्रेम नहीं हुआ है, so let it be. Now let's talk about how do we conserve. ये तो हमने देख लिया कि हमारे रीजंस क्या है कंजर्व करने के. We have understood that. Now the question is कि हम कंजर्व कैसे करें. So कंजर्वेशन के दो तरीके यहाँ पे होते हैं. You have an in situ तरीका and you have a ex situ तरीका. Okay, so you have an in situ conservation and you have a ex situ conservation, जिसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ. Let me tell you this thing over here. Let's talk about my, first of all, your in situ conservation. Okay, let me give you an example. आपका अगर कोई एक, अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, सो इमेजिन यू हैव अ टाइगर एज एग्जांपल ओवर हियर. तो टाइगर हो गया, और टाइगर को अगर आपको कंजर्व करना है तो आप क्या कर सकते हो वहां पे. एज अ फॉरेस्ट मैनेजर या एज अ गवर्नमेंट बॉडी आई कैन एक्चुअली क्रिएट प्रोटेक्टेड एरियाज. सो इन सिटी कंजर्वेशन में आपका जो सबसे बड़ा एग्जांपल आपके यहाँ पे आ सकता है, दैट कैन बी क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरियाज. क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरियाज. अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपके प्रोटेक्टेड एरियाज एक्चुअली होते क्या है. व्हाट आर दिस प्रोटेक्टेड एरियाज. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके सामने आ जाएंगे जिनसे आप वाकिफ हो. यू कैन एक्चुअली क्रिएट समथिंग लाइक अ नेशनल पार्क. आप नेशनल पार्क बना सकते हो. यू कैन क्रिएट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यू कैन क्रिएट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आप बना सकते हो. यू कैन क्रिएट बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये सारी चीजें आप एक्चुअली में बना सकते हो नेशनल हैबिटेट के अंदर जाके. सो बेसिकली आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, यू आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द स्पीशीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक टाइगर मुझे दिख रहा है, और क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइगर दिख रहा है, आई विल क्रिएट अ नेशनल पार्क ओवर देयर. मैंने डिसाइड किया कि उसके आसपास कोई एरिया है, अलॉन्ग विद दैट आई विल गिव देम अ टैग ऑफ अ नेशनल पार्क. तो जब मैं कोई नेशनल पार्क बना रहा हूँ, जब मैं कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टैग दे रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, आई एम कंजर्विंग द स्पीशीज इन इट्स नोन नेचुरल हैबिटेट. आई एम कंजर्विंग द स्पीशीज. What is happening? Conservation of species in their natural habitat. In their natural habitat. तो नेचुरल हैबिटेट के अंदर मैं उन्हें वहां पे कंजर्व कर रहा हूं. ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आप कंजर्वेशन कर रहे हो ना, बना के नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर, तो मैं एनिमल को बचा रहा हूँ बट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. मैं जब किसी को टैग करता हूँ ना कि ये एरिया मेरा एक प्रोटेक्टेड एरिया है, तो वहाँ पे कुछ लॉज लग जाते हैं, कुछ वहाँ पे लॉज या रेगुलेशन आपके यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं. दैट मीन्स कि वहाँ पे टूरिज्म नहीं होगा, कोई बिना बताए अंदर नहीं जाएगा. सो सम लॉज हैव बीन फॉलोड ओवर देयर. सो दैट इज हाउ यू कंजर्व द स्पीशीज. उस तरीके से उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर आप उस एनिमल को आप वहाँ पे बचा रहे हो. ठीक है, तो ये बात याद रखनी. अब अगर हम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो इंडिया में यू हैव रफली अराउंड 90 नेशनल पार्क्स. You have 90 national parks. You have around 448 wildlife sanctuary and बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में आपके हैं यहाँ पे 14. ठीक है, ये सारे आपके नेचुरल हैबिटेट से जहाँ पे आपके वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है. वाइल्ड लाइफ हो गया, फ्लोरा एंड फौना हो गया, आप कंजर्व करते हो उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर. अब आपको यहाँ पे एक और चीज समझनी है. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ द नेशनल पार्क. यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं हमारे नेशनल पार्क के. फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं. For example, you have something like your Jim Corbett National Park, not Jim Corbett, Corbett National Park. You have a Corbett National Park. अब Corbett National Park आपका जो है वो आपका आया उत्तराखंड के अंदर. This national park comes in Uttarakhand and this national park is known for
टाइगर, टाइगर पॉपुलेशन आपको वहां पे अच्छा खासा आपको वहां पे दिख जाता है, राइट। तो कुछ नेशनल पार्क के नाम आपको रखने पड़ेंगे याद, और वो कौन से स्टेट में आते हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देन वी हैव समथिंग लाइक योर रणथंबोर नेशनल पार्क। कोई जानता है ये कहाँ पे आता है रणथंबोर? रणथंबोर नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क विच विल कम इन राजस्थान। ये आपका आएगा अगेन राजस्थान के अंदर, दिस विल कम इन राजस्थान, अगेन वेल नोन फॉर tiger population. Similarly, you have one of the famous national park in Gujarat, that's my Gir National Park. अब गिर नेशनल पार्क जो होता है ये स्पेशल इसलिए बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है एशियाटिक लायन की स्पीशीज, सो यू गेट टू सी ओवर हियर, दैट्स इन गुजरात। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दिस नेशनल पार्क इन गुजरात एंड यू हैव एशियाटिक लायन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सो एशियाटिक लायन आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए इन द गिर नेशनल पार्क, एंड दैट इज समथिंग यू विल फाइंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। या आपको इंडिया में और मतलब वर्ल्ड में कहीं और आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क। ओके, देन आई कैन गिव यू कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स। इसको हम साइड में रखते हैं 2 मिनट के लिए। आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल ओवर हियर, लाइक समथिंग लाइक योर काजीरंगा। काजीरंगा के बारे में हमने बीच में बात किया था। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज समथिंग विच विल बी सीन इन योर असम। ये आपका असम में आएगा, एंड नोन फॉर माय वन हॉर्न राइनोसरस, वन हॉर्न राइन, राइट। One more national park you can remember over here, that is your Periyar National Park. Periyar National Park, and this national park comes in Kerala. This national park comes in your Kerala. केरला में ये आपका आएगा, इट इज वेल नोन फॉर गुड पॉपुलेशन ऑफ योर एलिफेंट्स। यहाँ पे आपको इवन ये मिल जाते हैं, टाइगर भी आपको मिल जाते हैं, बट यू कैन ऑल्सो नो दैट एलिफेंट्स आर ऑल्सो सीन ओवर देयर। एलिफेंट्स टाइगर्स आपको यहाँ पे अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। Then you also have a bird sanctuary called as my भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ये बड़ी फेमस है, याद रखना। इसके बारे में मैंने आपको बात भी किया था बीच में, फिर आपने बोला था कि नहीं सर हम बाहर नहीं जाते, करते बाहर नहीं जाता है। So you have a भरतपुर बर्ड सेंचुरी। इसको याद है कहाँ पे आती है? इसको याद नहीं? बहुत बढ़िया। मथुरा। नहीं बेटा नहीं, सर राजस्थान। दिल्ली साइड बताया था आपने। राजस्थान 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 में दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है, 2 से 3 घंटे का। राजस्थान में भरतपुर नाम का एक शहर है, वहां पर आपको मिल जाएगा। दिल्ली से मथुरा पास में है ना, अगर मथुरा आई थिंक आपका 3 घंटे होगा दिल्ली से, सो मथुरा से ये कितना होगा, 50 किलोमीटर दूर होगा। नोन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, नोन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो दुनिया भर के माइग्रेटरी बर्ड्स आपके यहाँ पे आते हैं विंटर सीजन में। तो अभी इनका सीजन यहाँ पे स्टार्ट होगा, एंड इन स्पैन ऑफ अभी तो अक्टूबर चल रहा है ना, नवंबर से अगर आप वहां पे जाके देखोगे, देन विल गेट टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विल कम, सेटल ओवर देयर, लिव देयर, नेस्टिंग करते हैं कई बार तो। सो दैट इज व्हाट दे डू। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू सी द बर्ड्स, दैट्स योर भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दे दिया, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, पेरियार नेशनल पार्क के, काजीरंगा नेशनल पार्क के। वी हैव एग्जाम्पल ऑफ योर कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंबोर। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने, बिकॉज कई बार मैच फॉलोइंग में आपको सवाल आ जाता है। नेशनल पार्क होगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे दे विल कीप द नेम ऑफ द स्टेट, सो यू हैव टू बी एबल टू आंसर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को आपको आंसर करना आना चाहिए। सो दैट इज व्हाई नो फ्यू नेम्स ओवर हियर, दैट विल बी हेल्पफुल। ये कुछ फेमस नाम है, इसलिए आप इन्हें याद रख सकते हो। तो इतनी पहले आप बात यहाँ पे याद रखना कि इन सिटू कंजर्वेशन में आप क्या करते हो, आप एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसे कंजर्व कर रहे हो। आप उसे खुद से खाना नहीं दे रहे, आप उसे कोई डॉक्टर के पास लेके नहीं जा रहे। अगर उसे कोई चोट लग रही है तो इट इज लिविंग इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। बस आप करते क्या हो कि उस हैबिटेट के लिए आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आप बना लेते हो, ताकि वहां पे टूरिज्म को आप रेगुलेट कर सको। हाँ जी बेटा, किसी का सवाल था, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। अच्छा नहीं है क्या? ओके, आई थॉट समवन हैज अ क्वेश्चन। ऑलराइट, जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। कोई सवाल है क्या चैट के अंदर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर हम नहीं जाते 2-3 बस स्टैंड।
ऑलराइट, ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, ये चीज आपको यहाँ पे होते मिलेगी। तो आई होप सबको यहाँ पे इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है समझ आ रहा है। यस सर। यस सर। Yes, sir. बोलो बेटा बोलो, अनम्यूट करके बोलो जोर से कि समझ आ रहा है तो। Yes, sir. हाँ, so now you can see, now let's have a look over it. Conflict between development and conservation limits us from conserving most biological resources. So biodiversity hotspots are geographical regions with the high level of species richness and endemism. अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर मैं बात करूँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इसका पिक्चर भी मैंने आपको दिखाया था और बताया था अभी आपको कि इसका नंबर कितना कम हो चुका है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपके यहाँ पे बर्ड था ना, बर्ड है जो अभी तो है ये, दिस इज अ एंडेमिक स्पीशीज, दिस इज अ एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये और कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इट इज एंडेमिक टू इंडिया, इट इज एंडेमिक टू इंडिया, ये और कहीं वर्ल्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। सो दैट इज व्हाई जब एंडेमिक टर्म आता है ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये स्पीशीज आपकी एंडेमिक है, तो समझ जाना ये आपको वहां पे ही मिलेगी और कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली। सिमिलरली यू हैव योर एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन आपका यहाँ पे जो होता है ये भी आपका है एंडेमिक टू गुजरात, और वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए। सो आई कैन आल्सो से इट इज एंडेमिक टू इंडिया या एंडेमिक टू गुजरात, अगर आप इसके लिए बोलना चाहो तो आप कह सकते हैं, और कहीं पे भी आपको ये देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो याद रखना जब भी आपके सामने टर्म आता है एंडेमिक, दैट मीन्स कि वो पॉपुलेशन आपको एक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में आपको मिलेगी और कहीं भी आपको देखने के लिए वो नहीं मिलेगी। दैट इज व्हेन आई विल यूज द टर्म लाइक अ एंडेमिक। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज एंडेमिक एक्चुअली मीन्स। और मैं कहूंगा आपसे कि वेस्टर्न घाट्स में अगर आप जाते हो तो आपको फ्रॉग्स रेप्टाइल्स बहुत सारे मिलते हैं विच आर एंडेमिक, और आपको वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो endemic species, the ecological state of a species being unique to the defined geographical zone called endemism। तो जो मैं आपको बताया वहां पे वही आपके यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज आपके एक सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया में आपको मिलेगी और आपको कहीं देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। ये पता है, ये पिक्चर हमने देखा था कुछ दिनों पहले, Yes, sir. लायन टेल मैकेक, राइट? सो दैट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। हाँ, ये आपको केरला कर्नाटका वाले बेल्ट में आपको मिल जाएगा और आपको कहीं देखने के लिए आपको ये नहीं मिलेगा। देन आपका यहाँ पे आपका अंडमान हॉकाउल, ये आपको सिर्फ मिलता है आपके अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर, और आपको कहीं भी ये देखने के लिए आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय एंडेमिक स्पीशीज। ओके, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज माय इन सिटू कंजर्वेशन। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर हमने बात किया था नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो थोड़ा आपको यहाँ पे मैं आइडिया दूंगा कि एक नेशनल पार्क के अंदर आपको क्या ऐसा मिलता है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको नहीं मिलता। So, if I talk about National Park and Wildlife Sanctuary, तो यहाँ पे मैं एक बेसिक डिफरेंस अगर आपको बताऊंगा मैं। So, if I talk about National Park, then you should know that here you will have laws are strongly regulated. Laws are, or I should say rules and regulation. Rules and regulation are strongly regulated। मतलब यहाँ पे आपके लॉज और रेगुलेशंस काफी स्ट्रांगली आप रेगुलेट करते हो। बेसिकली तो भी नेशनल पार्क है, समझो कॉर्बेट नेशनल पार्क है और अभिषेक जाके बोलेगा कि जरा मैं घूम के आता हूँ कॉर्बेट, लेकिन मैं अपनी साइकिल लेके जाऊंगा, तो अलाउ नहीं करेंगे। दे वोंट अलाउ हिम टू एंटर इनसाइड द पार्क। या समझो आप में से कोई जाता है, ये प्रिंस आके बोलता है कि जरा मैं टहल के आता हूँ वहां पे लाइक, लेकिन मैं ऑन फुट जाऊंगा, मेरे को व्हीकल नहीं चाहिए, देन दे वोंट अलाउ दैट टू हैपन। सो बेसिकली नेशनल पार्क में क्या होता है कि आप ऑन फुट नहीं जा सकते। सिंपल सी बात अगर मैं आपको बता दूं, आप ऑन फुट वहां पे घूम नहीं सकते। आप नेशनल पार्क के अंदर आपकी एक गाड़ी होगी गवर्नमेंट की, उसके अंदर आप लाइक उनकी जो जीप होती है उसमें आप घूम सकते हो, उनकी बस में आप घूम सकते हो। यू कैन नॉट मूव इन द नेशनल पार्क ऑन फुट, वो अलाउ नहीं किया जाता। So that is one thing I can tell you over here, that there are rules and regulations are strongly regulated in the national park. Second चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि नेशनल पार्क के साथ क्या होता है, that you will have with national park what you will find that
It remains closed during the breeding season. It remains closed for tourism in monsoon. अभी देखो, अभी अक्टूबर का महीना चालू हो गया ना, तो अक्टूबर 26 या 28 से आपके नेशनल पार्क खुलना चालू हो जाएंगे। तो जुलाई से लेके अक्टूबर तक आपके नेशनल पार्क आपके बंद रहते हैं, चाहे कॉर्बेट हो गया, बांधवगढ़ हो गया, रणथंभौर हो गया, एंड अक्टूबर के एंड से फिर वो ओपन करना चालू करते हैं। सो बेसिकली मॉनसून में हम टूरिज्म को इसलिए वहां पे जाने नहीं देते बिकॉज ताकि वो टाइम पे एनिमल्स डिस्टर्ब ना हो। सो दैट इज समथिंग दे टेक इन टू अकाउंट कि एनिमल्स डिस्टर्ब ना हो, दैट्स अ ब्रीडिंग टाइम व्हेन द बेबीज आर बीन रेज्ड ओवर देयर, ताकि टूरिज्म प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट ना करे, टूरिज्म की वजह से आपका एनिमल डिस्टर्ब ना हो, दैट्स व्हाई दे रिमेन क्लोज इन द मॉनसून, राइट। देन उसके अलावा localites or locals are relocated from national park. आपके जो लोकल लोग होते हैं ना वहां पे, उनको आप रिलोकेट कराते हो वहां से, लाइक यू डोंट अलाउ देम टू स्टे इन द नेशनल पार्क, उनको आप बाहर की एरिया में अपने रिलोकेट कराते हो। कुछ जगहों पे ये नहीं किया जाता, बट नई जगहों के ऊपर ये करा जाता है कि आपके नेशनल पार्क के अंदर यू एक्चुअली टेक दोस पीपल आउट ऑफ द नेशनल पार्क एंड यू रिलोकेट देम टू सम अदर प्लेस, मतलब बाहर ले आते हो अपने नेशनल पार्क के, ताकि वो वहां पे प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। ओके, यहाँ पे आप अपना हंटिंग वंटिंग तो बहुत दूर की बात हो गई, आप अपना वुड कलेक्शन भी आप नहीं कर सकते हैं, बेसिक रिसोर्सेज के लिए जो आपको चाहिए होता है वो भी आप यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर सकते, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग रूल्स दे विल हैव ओवर देयर। ओके, अब आपको यही चीज आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। सो इफ आई टॉक अबाउट माय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आई टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे, देन यहाँ पे क्या होता है, यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग लॉज, सो दे डोंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉज। So laws are enforced, but not strongly regulated. Not strongly regulated. मतलब यहाँ पे आप ट्रेकिंग के लिए जा सकते हो, इस यहाँ पे भी आपके कुछ रूल्स और रेगुलेशन आपके यहाँ पे होते हैं, बट इतने स्ट्रांगली रूल्स और रेगुलेशन आपके नहीं बनाए जाते जैसे नेशनल पार्क में होता है। जैसे कि आप यहाँ पे लाइक यू कैन एक्चुअली ट्रेक इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ट्रैकिंग आप कर सकते हो यहाँ पे, ट्रैक एंड इवन द कैंपिंग भी आपके यहाँ पे अलाउ की जाती है। सो ट्रैक और कैंपिंग आपके यहाँ पे अलाउ की जा सकती है आपके नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, अब ये कैंपिंग कुछ जगह पे अलाउ नहीं करते, बट काफी जगह पे आपकी अलाउ की जाती भी है। अलॉन्ग विद दैट यू विल फाइंड इट रिमेन्स ओपन थ्रू आउट द ईयर। आप मानसून में जाना चाहो तो भी आप जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, इट रिमेन्स ओपन थ्रू आउट द ईयर, आउट throughout the year. So that is one thing you have to know that यहाँ पे इतना strong regulation आपके यहाँ पे नहीं होते। उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर what you will find कि वहां पे आप अलाउ करते हो लोकल्स को रहने के लिए। तो कई सारे विलेजेस आपको मिलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, बेसिकली विल एक्चुअली फाइंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको वहाँ पे आपको कई सारे विलेजेस आपको मिल जाते हैं, एंड दे कैन एक्चुअली डिरेक्ट सम गुड्स फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, निकाल भी सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेशनल पार्क में जनरली आपके करिज्मेटिक स्पीशीज आपको मिलती है, मतलब अगर कोई फॉरेस्ट है और अगर वहां पे टाइगर दिख रहा है देन उसको डेजिग्नेशन मिलेगा नेशनल पार्क का, राइट। अगर कोई फॉरेस्ट है वहां पे भालू दिख रहा है, लेपर्ड दिख रहा है, वो लायन टेल मकैक दिख रहा है राइट, तो उसको नेशनल पार्क का टैग नहीं मिलता अनलेस एंड अनटिल इट हैज सम charismatic species in the national park in that area, then only you will get a tag of a national park, and then you plan out in such a way कि आप वहां पे टूरिज्म कर पाते हो, आप वहां पे अपना डेवलपमेंट कर पाते हो। दैट्स व्हाट यू डू। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतना नहीं होता। ओके, तो ये बात है आपको यहाँ पे रखनी है यार। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, एंड एक चीज आप यहाँ पे, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। ओके, नाउ वी हैव these are some of the maps, and they're just trying to tell you that India has 14 biosphere reserve, 90 national park, and 448 wildlife sanctuary. That is what you will get to see. बायोस्फीयर रिजर्व का भी कैसा होता है ना कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आप एक सर्टेन स्पीशीज को आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, यू आर प्रोटेक्टिंग लाइक फ्लोरा एंड फौना, बोथ द थिंग्स। जैसे मैं अगर मैं आपका एग्जांपल दूं, यू हैव नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इन उत्तराखंड, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो आपका यहाँ पे है, इट इज इन उत्तराखंड एंड इट्स अ वेरी लार्ज एरिया। अब इस लार्ज एरिया के अंदर यू हैव फ्लोरा फौना सब आपको यहाँ पे मिलेगा जिसको यहाँ पे कंजर्व किया जाता है।
which has been conserved over here, right? On the other hand, you can have one more example like my Nilgiri Biosphere Reserve. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको मिलेगा आपका साउथ इंडिया के अंदर या कर्नाटका के पास आपको ये मिल जाए, लाइक इट विल बी इन द सदर्न बेल्ट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ पे आपको फ्लोरा, फोना, प्लांट्स, एनिमल्स सब आपके यहाँ पे कंजर्व किए जाते हैं. ऑल ऑफ देम आर गेटिंग कंजर्व्ड ओवर देयर. सो दीज आर सम ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके होते हैं ना, इनको स्पेशल स्टेटस मिलता है ना, वो यूएन की तरफ से मिलता है. मतलब जब मैं कहता हूँ कि बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसे वो कंट्री तो उसको प्रिजर्व करेगी, बट उसको जो स्टेटस मिला है वो यूनाइटेड नेशन से भी मिला है, बिकॉज इट डज हैव सम गुड अमाउंट ऑफ स्पीशीज जो बहुत यूनिक है वहां पे. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, दे आर ऑल एरियाज व्हिच आर हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज, और यहाँ पे आप कंजर्व कर सकते हो अपनी स्पीशीज को. यू कैन एक्चुअली कंजर्व योर स्पीशीज ओवर देयर. ओके, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस. अब मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे. सो वी हैव डन विद द इन सिटू कंजर्वेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एक्स सिटू कंजर्वेशन. अब हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट योर एक्स सिटू कंजर्वेशन. अब इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दैट आपके कुछ ऐसे पैचेस है फॉरेस्ट के. लेट मी रिमूव दिस. आपके इंडिया में कुछ ऐसे फॉरेस्ट के पैचेस हैं जहां पे लोग उन्हें काफी लाइक मानते हैं, लाइक प्रे करते हैं उन फॉरेस्ट के पैच को, लाइक दे हैव दिस सेक्रेड वैल्यू टुवर्ड्स द फॉरेस्ट. सो देयर आर सम फॉरेस्ट पैचेस इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन योर मध्य प्रदेश, इन महाराष्ट्र. यू कॉल देम एज अ sacred groves. Sacred groves. Sacred groves आपके बेटा वो पैच होते हैं फॉरेस्ट के, दिया पैच ऑफ फॉरेस्ट जहां पे लोकल लोग जो होते हैं उनके लिए वो एक सेक्रेड वैल्यू होल्ड करता है. अब क्योंकि वो फॉरेस्ट पैच एक सेक्रेड वैल्यू होल्ड करता है, लाइक आई वुड से इट इज अ फॉरेस्ट पैच विद अ सेक्रेड वैल्यू. इट इज अ फॉरेस्ट पैच विद सेक्रेड वैल्यू, मतलब लोग उनकी पूजा करते हैं, लाइक दे प्रे टू दोस प्लांट्स, दोस काइंड ऑफ थिंग. अब जब आपको यहाँ पे सेक्रेड वैल्यू वाले अगर आपको यहाँ पे पैच ऑफ फॉरेस्ट अगर आपको यहाँ पे मिलता है, तो आपको एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट सच पैच ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ माई इन सिटू कंजर्वेशन. अगर आपको ऐसे पैच ऑफ फॉरेस्ट अगर आपको यहाँ पे मिलते हैं देन दे ऑल्सो बिकम एग्जाम्पल ऑफ माई इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे वो बन जाते हैं. अब आपको एक चीज यहाँ पे समझनी है कि ऐसे जो पैच ऑफ फॉरेस्ट होते हैं इनमें आपकी किस टाइप की वैल्यूज होती है, लाइक लोगों को किस टाइप का लाइक अटैचमेंट यहाँ पे होता है. आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल. जैसे कि राजस्थान में यू हैव वन कम्युनिटी कॉलेज में बिश्नोई कम्युनिटी. आपने नाम सुना है इसका, बिश्नोई कम्युनिटी? तो बिश्नोई कम्युनिटी जो होती है वो आपको मिलती है राजस्थान के अंदर. नाउ दीज पीपल आर, they have a sacred value towards the forest. They have very strong sacred value towards the forest. ये forest और conservation में बहुत वो होता है, like they are very closely related to the forest and the conservation. Okay? ये वही community है जहाँ पे एक like one of the actor went in that particular belt and he actually killed one of the animal over there. And when that animal was killed, तो ये लोग ही थे जिन्हें जाके complaint किया था. They were the only people who actually went and complained in the forest department कि लाइक किसी ने यहाँ पे आके कुछ मारवार दिया एनिमल को एंड यू शुड टेक सम स्टेप्स ओवर देयर, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीस पीपल आर लाइक वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद एनिमल्स एंड प्लांट्स ओवर देयर. ठीक है, तो ये है आपकी बिश्नोई कम्युनिटी. दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल आई गिवन यू. बट इसके अलावा कई सारे आपको एग्जाम मिलते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि खासियन जयंतिया हिल्स. नाउ खासियन जयंतिया हिल्स आर सीन इन मेघालय. खासियन जयंतिया हिल्स यू फाइंड इन द मेघालय. मेघालय में आपको ये देखने के लिए आपको मिलेंगे. ठीक है, अरावली हिल्स इन राजस्थान. ये कुछ ऐसे एरियाज है बेटा आपके जिनके आसपास के लोकल लोग उनको लाइक प्रिजर्व करते, कंजर्व करते हैं. आप ये बात समझो कि अगर उनके पास सेक्रेड वैल्यू अगर उनकी होती है ना इन फॉरेस्ट के साथ, देन वो ध्यान रखते हैं कि उन फॉरेस्ट को कुछ ना हो. सो दे आर प्लेइंग अ रोल इन कंजर्वेशन. हैविंग अ सेक्रेड ग्रुप्स एंड हैविंग अ सेक्रेड वैल्यू डज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन कंजर्वेशन. जैसे अरावली हिल्स आपके यहाँ पे हो गई इन राजस्थान,
वेस्टर्न घाट्स रीजन आपका जो हो गया, यहाँ पे भी कई सारे लोकल कम्युनिटीज होती है जो इन्हें कंजर्व करती है। सरजुआ, चांदा एंड बस्तर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ये सारे एग्जाम्पल याद रखना। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माई सेक्रेड ग्रुप्स। और सेक्रेड ग्रुप जो आपका यहाँ पे होता है, दैट अल्टीमेटली बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, so that is something you have to understand over here. The culture of India has a long-standing history of protecting and conserving the nature and the natural resources. So लोग यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं उसे कंजर्व करने के लिए। तो अगर आप कभी राजस्थान में गए, जैसे बिश्ना कम्युनिटी वाले एरिया में गए, और कभी अगर आप किसी एनिमल को पत्थर पत्थर मार रहे होंगे, तो वो लोग आके फिर आपको पत्थर मारेंगे, राइट? सो दे विल एंश्योर दैट यू आर नॉट डैमेजिंग एनी वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स ओवर देयर। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दीज आर द एग्जाम्पल याद रखना। खासी इन जयंती हिल्स इन मेघालय, अरावलीज इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स दैट्स इन वेस्टर्न घाट, एंड सरजुआ, चंदा एंड बस्तर रीजन ऑफ एमपी। ये सारे आपके रीजन आपके यहाँ पे होते हैं, एंड दैट इज समथिंग आर कॉल्ड एज माय सेक्रेड ग्रोव्स। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द सेक्रेड ग्रोव। आई होप ये आपके सामने यहाँ पे क्लियर है। दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई चीज इसमें समझना है तो बता देना, कोई चीज अगर पूछनी हो देन हैंड रेज करके पूछ लेना। हाँ प्रिंस, बिल्कुल सही बात है। तो देन वी हैव एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक्स सिटू में आपके यहाँ पे क्या आएगा। हमने बताया कल लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल लिया था कि समझो अगर मुस्कान को अगर फॉरेस्ट के अंदर अगर 4-5 बर्ड्स दिखते हैं, 5-6 बर्ड्स दिखते हैं जिनका नंबर काफी कम हो चुका है, तो मुस्कान एज अ फॉरेस्ट मैनेजर क्या करेगी। तो मुस्कान ने बोला था कि वहां पे मैं खाना वाना छोड़ दूंगी, थोड़ा सा हंटिंग बंद करा दूंगी, मैं लोकल को जाके बताऊंगी कि हंटिंग नहीं करनी है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था कि लोकल्स को तब पता चला कि इसकी हंटिंग भी करनी होती है। देन दे विल गो फॉर हंटिंग। सो बेसिकली यू विल डू योर थिंग्स टू कंजर्व देम, दैट्स व्हाट मुस्कान सेड, राइट? अब जनरली आप यहाँ पे क्या करते हो ना, व्हेन यू टॉक अबाउट एक्स सिटू कंजर्वेशन, तो आपका काम यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि एक पॉपुलेशन है और उसका नंबर काफी कम हो चुका है, जैसे अगर 15-16 बर्ड से आपके रह गए, देन आप उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखते, आप उन्हें वहां से कैप्चर करोगे और उन्हें आप वापस लेके आओगे जू के अंदर। यू विल कीप देम इन जू एंड यू विल प्रिजर्व देम इन द जू। आप चाहोगे कि उन्हें जू में लाके उनका नंबर वहां पे बढ़ाया जाए, और जब उनका नंबर काफी सफिशिएंट हो जाएगा देन यू कैन रिलीज देम बैक इनटू द फॉरेस्ट। तो याद रखना, जब भी आप बात करते हो एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर, ये सब आप करते हो ह्यूमन गाइडेंस के साथ। सो बेसिकली अगर समझो कोई राइनोसोरस है और उसका नंबर काफी कम हो गया है, तो मैं उसे फॉरेस्ट में अकेला नहीं छोड़ूंगा, उन राइनोस को मैं पकड़ूंगा और लेके आऊंगा जू के अंदर, और जू में लाने के बाद आई विल अंडरटेक द ब्रीडिंग प्रोग्राम ताकि मैं उनका नंबर बढ़ा सकूं, और जब उनका नंबर वहां पे बढ़ जाएगा देन आई कैन रिलीज देम बैक इनटू द फॉरेस्ट। तो ये बात याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय एक्स सिटू कंजर्वेशन। सो एक्स सिटू कंजर्वेशन में आपको हमेशा याद रखना है, in this you always have to remember, you will have something like your zoological park, इसमें आप यहाँ पे आ जाएंगे। बोटानिकल गार्डन आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप प्लांट को कंजर्व करना चाहते हो देन यू कैन ब्रिंग देम इन द बोटानिकल गार्डन। ये भी आपको आ जाता है इन द एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर। यू विल ऑल्सो हैव समथिंग लाइक माई सीड बैंक। सीड बैंक मतलब कि अगर कोई प्लांट की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है तो आप उसके सीड के कलेक्ट करके आप उन्हें सीड बैंक में आप रख दोगे, ताकि अगर वो वहां से गायब हो गया, अगर वो एक्सटिंक्ट हो गया, देन आई कैन यूज द सीड बैंक में सीड निकाल के मैं उन्हें जर्मिनेट करा पाऊंगा। तो ज़ूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक आर द एग्जांपल ऑफ माय एक्स सिटू कंजर्वेशन। सो याद रखना, एक्स सिटू के अंदर आप बेसिकली एनिमल्स या प्लांट्स को पकड़ के अपने पास ला के रखते हो ताकि आप उनका वहां पे नंबर बढ़ा सको। सो दैट इज कॉल्ड एज माय एक्स सिटू कंजर्वेशन, और यही चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो आपके साथ नीट एग्जाम में ये पूछा जाएगा, दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस एंड देन दे विल टेल यू इनमें से कौन है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल। तो ये आपको मालूम होना चाहिए दैट व्हेनेवर वी आर डूइंग कंजर्वेशन इन द लैब, इन द जू, इन द बोटानिकल गार्डन, बाय ब्रिंगिंग द प्लांट्स और एनिमल्स इन दैट सेटअप इन द ह्यूमन गार्डन्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज माय एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है?
यस सर। यस सर। आगे जब आपको पूछूंगा ना मैं, तो आपको ही बताना पड़ेगा कि इसमें x2 आएगा या in-situ आएगा। चलो देखो यहाँ पे, ये पांडा जो आपका यहाँ पे है, इसको हमने जू में रखा हुआ है, इसलिए इतना खुश है। राइट। A threatened species is taken from its natural habitat and placed in a special setting for protection. अगर कोई स्पीशीज बहुत कम हो रही है, then you actually take them out from the natural habitat and you bring them into the special setting for their growth and their protection. And that is what you do over there. जैसे आपका यहाँ पे व्हाइट टाइगर आपका हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, like this is as an example. इवन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये जो सफारी पार्क होते हैं ना, ये बेसिकली नेशनल पार्क नहीं होते हैं। यहाँ पे उन एनिमल्स को खिलाया जाता है, उनको वेटनरी केयर दी जाती है, और बस लोगों को उनके आसपास घुमाया जाता है। सो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई ex-situ कंजर्वेशन। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, कर्नाटका पे एक जगह है बनरगट्टा करके, वहां पे आपकी एक जीप आपको लेके जाती है अंदर, और वहां पे टाइगर पड़े रहते हैं। लाइक यू गेट टू सी टाइगर एवरीवेयर ओवर देयर, हर जगह घूम रहे होते हैं वहां पे टाइगर। दीज टाइगर आर समवन हु आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। तो आपको जीप लेके जाएगी, आपको घुमाएगी जीप वहां से, एंड पीपल विल एबल टू सी द टाइगर्स, लोग खुश हो जाते हैं, एंड देन दे कम आउट। वो नेचुरल हैबिटेट में टाइगर नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ जू, बट वो एक बड़ा सा जू है कि आप अंदर जीप लेके जा सकते हो, घूम के आप वापस आ सकते हो। सिमिलर थिंग दे डू इन गिर नेशनल पार्क एज वेल। जब आप गिर नेशनल पार्क में जाते हो ना, तो वहां पे बहुत कम चांस होता है कि लायन दिख गया तो दिख गया, नहीं दिखा तो नहीं दिखा। वैसे तो दिख जाता है, बट देयर इज अ चांस कि कभी कभी आपको ना भी दिखे। तो उन्होंने क्या करके रखा हुआ है, दे हैव मेड अ सेपरेट पार्क, जिसे हम कहते हैं दिवालिया पार्क। तो वो जो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, उसमें तो लायन दिखेगा ही दिखेगा। वहां पे उन्होंने ऐसे पुराने लायंस ला के रखे हुए उन लोगों ने, लाइक एजेड लायंस वहां पे लोग रख के रख देते हैं, एंड दीज लायंस आर द वन व्हिच विल बी सीन ऑल द टाइम। तो लोग डिसअपॉइंट नहीं होते कि लायन नहीं दिखा, लायन नहीं दिखा। They will go into that particular safari, they will go into that wildlife safari park. They will see the lion roaming around. वो लायन इतना डोमेस्टिकेटेड हो चुका होता है कि अगर ना भी दिखे ना, तब भी वो ड्राइवर बाहर निकल के उसे लेके आएगा। तो अगर वो पेड़ के पीछे होगा तो उसे बाहर लेके आएगा ताकि लोग देख पाए। That is the kind of situation it is over there. And then you see the lion and then you come back. So that is what they do. So they are the example of my ex-situ conservation. ये मेरा बनेगा यहाँ पे example of my ex-situ conservation. तो ये examples आपको रखने हैं यहाँ पे याद। चीता यहाँ पे भाग रहा है, अरेबियन ऑरिक्स एंड बेलिंजर रिवर टर्टल। सो दैट इज व्हाट वी डू। ये सब चीजें हम यहाँ पे करते हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज माय ex-situ and in-situ कंजर्वेशन, आपका क्या होता है, वी हैव टू नो दैट। यहाँ पे हम कर रहे हैं हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन। हियर वी आर डूइंग व्हाट टू कॉल इट एज अ क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन दैट मीन्स कि कई बार आप क्या करते हो, आप पोलन ग्रेन को रखते हो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, जिसके बारे में हमने बात किया भी था तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 96 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप रखते हो इन योर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन। तो बेसिकली अगर मुझे सीड को कंजर्व करना है, अगर मेरे को सीड को प्रिजर्व करना है, देन व्हाट आई बी डूइंग ओवर हियर, मैं उन्हें स्टोर करूंगा लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। उसका टेम्परेचर आपका रहता है आपका यहाँ पे अराउंड -196 डिग्री सेल्सियस। जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं अपने सीड को प्रिजर्व कर सकता हूँ काफी सालों के लिए। सिमिलरली आई कैन डू फॉर द पोलन ग्रेन एज वेल। सिमिलरली मैं गैमेट्स को भी कंजर्व कर सकता हूँ। और बीच में किया गया था, बीच में क्या हुआ था ना, एक आपकी स्पीशीज है राइनोसोरस की जिसका नाम है व्हाइट राइनोसोरस। अफ्रीका की एक स्पीशीज है नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसोरस। उनका पॉपुलेशन काफी कम हो गया था, मतलब उनके पास एक मेल था और 3 फीमेल थी। तो उन्होंने क्या किया, मेल के गैमेट्स को कलेक्ट कर लिया और मेल गैमेट्स को कलेक्ट करके उन्होंने प्रिजर्व कर लिया इन द लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। और जब वो मेल डायनासोरस की डेथ हो गई तो वहां से गैमेट्स निकाल के इन तीनों को उन्होंने वहां पे फर्टिलाइज कराया, लाइक दे कंसीव कराया, एंड नाउ दे आर एबल टू ब्रिंग इन द पॉपुलेशन बैक टू सम नंबर। तो ये किया जाता है। आप यहाँ पे गैमेट्स को भी कंजर्व कर सकते हो, सीड्स को भी कंजर्व कर सकते हो, कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, दैट इज माय क्रायो प्रिजर्वेशन। राइट फ्रेंड्स, so वैसा ही होता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। So gametes of such species are cryopreserved for longer period and then can be stored in the seed bank or propagated using the tissue culture. So that is what they can be done. These are all example of my ex-situ conservation. Conservation of biodiversity is collective responsibility of all the nations. सारे nation को मिलकर ये सब करना चाहिए. So it's very important that all nations are collectively working for conservation.
ऐसा नहीं कि इंडिया ही कर रहा है सब कुछ, चाइना कुछ नहीं कर रहा, सबको मिलकर करना चाहिए, राइट। आई थिंक आपको ये बात शायद मालूम होगी, लेकिन इंडिया में जितना भी पोचिंग होता है ना, वो सारा चाइना में जाता है। ऑल द टाइगर्स, ऑल द लेपर्ड्स विच हैव बीन किल्ड ओवर हियर, पॉर्क्यूपाइंस हो गया, पेंगुलिन हो गया, सब कुछ हंटिंग करके जाता है आपका चाइना के मार्केट के अंदर। सो इफ अदर कंट्री ऑल्सो टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग दोज इवेंट्स टू हैपनिंग, या कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नहीं यार हम इन चीजों को मार्केट में सेल होने नहीं देंगे, देन पॉसिबली ओवरऑल कंजर्वेशन के स्टेप्स काफी आसानी से यहाँ पे फिर हम लोग कर पाए। तो दैट इज समथिंग वन हैज टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इन द रियो दे जेनेरियो के अंदर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आल्सो कॉल्ड एज अर्थ समिट was held in Rio de Janeiro in the year of 1992। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पे लोगों ने सबने मिलकर प्लान किया था, डिसाइड किया था दैट दे विल कंजर्व द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। तो ये आपको ईयर याद रखना है, आपको सिटी याद रखनी है, एंड यू हैव टू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अर्थ समिट जो वहाँ पे हुआ था, which happened in Rio de Janeiro in the year of 1992। Okay, then you have वर्ल्ड समिट भी आपका यहाँ पे हुआ था for the sustainable development of the resources, and that happened in South Africa। So next summit on sustainable development was held in the Johannesburg, South Africa in the year of 2002। Around 190 countries took participation over there। 190 countries आई थी, कुछ इन्होंने रूल्स बनाए थे, कुछ इन्होंने लॉज बनाए थे जिनके ऊपर साइन किया था कंट्रीज ने कि हम वो फॉलो करेंगे ताकि हम सस्टेनेबल तरीके से हमारा ग्रोथ कर सकें। सो दैट इज समथिंग दे डिसाइडेड। तो ये आपको दो कंट्रीज याद रखनी है, सिटीज याद रखनी है, और यहाँ पे क्या हुआ था। सो वर्ल्ड समिट आपका हुआ था जोहान्सबर्ग के अंदर, और आपका जो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन जो आपका यहाँ पे हुआ था अर्थ समिट, दैट टुक प्लेस इन योर रियो दे जेनेरियो 1992। तो ये दो चीजें आपको रखनी है यहाँ पे याद। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन। हैंड रेज करेंगे सब लोग इसके लिए, चलिए हैंड रेज करिए, बताइए। Which of the following statement is true for my cryopreservation? चलो बेटा चलो, जल्दी बेटा जल्दी। ऑलराइट, बस इतने ही बच्चे, बताइए पूजा डागर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर ऑप्शन बी। फिर मुस्कान आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। राइट, सीड्स आर स्टोर्ड इन द कोल्ड एनवायरनमेंट, दैट विल बी ट्रू थिंग। इतने कोल्ड एनवायरनमेंट पे आप उन्हें स्टोर करते हो ताकि वो काफी लंबे टाइम के लिए फिर आप उन्हें वहां पे आप लाइक वायबल रख सको। चलो, दिस इज अ समरी पार्ट, समरी यू कैन हैव अ लुक एट फ्रॉम योर साइड। हमने नैरो यूटिलिटियन, ब्रॉडली एंड एथिकल रीजंस हमने यहाँ पे देख लिया। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर माय नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमने यहाँ पे देख लिया है। सो कैन रीड दोस थिंग्स लेटर ऑन। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। अच्छा, ये सब याद रख लेना एक बार, इनसाइड में ये सारी लेंस देके रखी हुई है। देयर आर टोटल 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, 3 of which are present in India। इनमें से 3 आपको इंडिया में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, सेक्रेड ग्रुप से हमने बात किया था, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस व्हाट आर दिस एक्सेसिव कंजर्वेशन के मेरे तरीके यहाँ पे क्या हो जाते हैं। अर्थ समिट क्या था एंड वर्ल्ड समिट क्या था, यू हैव टू नो दिस थिंग्स, दीज आर द डेट्स व्हिच यू ऑल हैव टू बी फेमिलियर विद। नाउ लेट्स सॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ which of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? करिए hand raise, which of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? बताइए शगुन, क्या होगा इसका आंसर इसका? बोटेनिकल गार्डन। शिखा दुबे, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 4। राइट, सो ऑप्शन 4 या बोटेनिकल गार्डन इज नॉट अ करेक्ट एग्जांपल, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ माय एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल आपके यहाँ पे नहीं आता। सो यस, दैट्स ट्रू, सही आंसर है आपका। देन देखो ध्यान से, खुद से पढ़ो एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन रेज योर हैंड। बताइए तमन्ना ठाकुर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन लग रहा है। मुस्कान कुमारी? सर ऑप्शन ए। राइट, ऑप्शन ए आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। मुस्कान, मुझे एक और एग्जांपल देना आप अपने हिसाब से, कौन सी स्पीशीज है इंडिया के अंदर जो एंडेमिक है? सर मैं बताऊं? अरे रुक जाओ, मुस्कान सोच रही है।
मुस्कान बोल दो, पास करना है मुझे क्वेश्चन। बताइए प्रिंस, गिव द एग्जांपल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया। सब चैट में आ गया। सर मुस्कान ने बताया है कमेंट्स में। किसने बताया कमेंट में? अच्छा, मुस्कान ने कमेंट में बताया है। यस सर। कमेंट में क्यों बताया बेटा? आपने अनम्यूट करके बोल देते हैं। एशियाटिक लायन टू गुजरात, अगेन गुजरात, स्टिल स्पेलिंग गलत है, गुजरात। All right, got it. But yes, that's true. You can also have an example of your Great Indian Bustard in India. All of the following are included in ex-situ conservation except all of the following are included in ex-situ conservation. इनमें से एक छोड़ के। तो चलिए चलिए जल्दी से हैंड रेस करिए आप लोग यहाँ पे। बताइए प्रिंस, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सिर्फ वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। सना खान, सर बी ऑप्शन। वापस बोलना। बी सर, बी ऑप्शन। अलग आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है पूजा डागर इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। एंड मुस्कान? सर ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे ex-situ कंजर्वेशन मतलब क्या? ex-situ कंजर्वेशन मतलब आपका जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन आ गया इसके अंदर, राइट? मैंने आपको अभी भी तो बताया था कि वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क वही होता है ना, विच इज सिमिलर टू द बोटैनिकल पार्क एंड योर जू एज वेल। वो सेम ही होता है आपको वहां पे, तो घुमा के लेके आते हैं आपको, लेकिन उन एनिमल्स को ह्यूमन ही फीड कर रहे होते हैं। तो ये नहीं आएगा आपका आंसर यहाँ पे। ये भी आपका ex-situ है, ये भी आपका ex-situ है, और ये भी आपका ex-situ है। बट सेक्रेड ग्रुप नेचुरल हैबिटेट में आपको मिल रहा है आपका एनिमल्स और प्लांट्स, दैट इज इन नेचर हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट के अंदर आपको मिल रहा है, जिसको लोकल कम्युनिटी जो वहां पे होती है उनके लिए एक सीक्रेट वैल्यू है। वो कोई जाके वहां पे टाइगर को खिला नहीं रहे, वो कोई वहां पे जाके एनिमल्स को कुछ खिला नहीं रहे, बट इट इज अ सीक्रेट वैल्यू एंड इट्स अ सीक्रेट ग्रुप, और नेचुरल हैबिटेट और वहां पे एनिमल्स आपके कंजर्व किए जा रहे हैं अपने आप। तो दैट इज योर ऑप्शन बी यहाँ पे। तो ये गड़बड़ मत करना, हो सकता है गड़बड़ हो सकता है आप लोगों से। तो दैट इज आई एम टेलिंग यू कि वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क विल कम अंडर माय ex-situ कंजर्वेशन। चलो, which of the following is related to a ex-situ conservation of threatened animals and plants? इनमें से कौन सा रिलेटेड है to the ex-situ conservation of threatened animals and plants? बताइए अभिषेक। सर ऑप्शन डी। शगुन? डी ऑप्शन। Right. So wildlife safari park will be the correct answer over. बिल्कुल सही। The region of biosphere reserve which is legally protected and where no human activity is allowed is known as. बायोस्फीयर का वो कौन सा एरिया होता है जहां पे, अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये चीज। लेट मी टेल यू दिस थिंग ओवर हियर। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है ना, यू हैव, इसको हम 3 एरिया में डिवाइड करते हैं। एक छोटा सा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कोर एरिया। कोर एरिया, उसके आसपास कोर एरिया वो होता है बेटा जहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती, मतलब यहाँ पे कोई गांव वाला भी नहीं जा सकता, लोकल इंसान टूरिस्ट तो जा ही नहीं सकता वहां पे, मतलब टूरिज्म भी यहाँ पे नहीं होता। सो कोर एरिया इज हाईली प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, एकदम ये सेंटर में होता है। देन यू हैव उसके पेरिफेरी में जो आपको एरिया मिलता है, दैट एरिया हियर इज कॉल्ड एज योर बफर जोन। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ बफर जोन। अब बफर जोन आपका वो एरिया होता है जहां पे आपका टूरिज्म किया जाता है। तो जब आपको किसी बायोस्फीयर रिजर्व में घुमाया जाता है ना, तो आपको बार बार घुमा घुमा के वो लोग अंदर वापस लेके आ जाते हैं। दे विल नेवर टेक यू टू द कोर एरिया। कोर एरिया में सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जा सकते हैं, टूरिस्ट आपका नहीं जा सकता। एंड उसके अलावा उसके बाहर जो एरिया होता है, दैट इज माई ट्रांजिशन जोन, दैट इज माई ट्रांजिशनल जोन। ये ब्लू वाला जो एरिया आपका है, दैट इज माई ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन जो आपके यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप गांव वालों को रहने देते हो, यहाँ पे गांव वाले रह सकते हैं, यहाँ पे अपना आप कैंपिंग भी कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली डू द टूरिज्म ओवर हियर। यहाँ पे अपने होटल्स भी आप बिल्ड कर सकते हो, होटल्स में आप लोगों को रख सकते हो। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड इन द ट्रांजिशनल जोन के अंदर। तो जनरली बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपके 3 एरिया आपको मिलते हैं यहाँ पे, कोर एरिया, बफर जोन एंड योर ट्रांजिशनल जोन। तो अगर आपसे भी पूछे कि यहाँ पे सबसे कम एक्टिविटी टूरिज्म की कहाँ पे होती है, कौन सा एरिया जहाँ पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज फॉलो करते हो और रेगुलेट करते हो, द आंसर विल बी माय कोर एरिया। कोर एरिया में किसी को अलाउ नहीं किया जाता जाने के लिए। बल्कि मैं बताऊंगा आपको कि इवन नेशनल पार्क में भी कोर एरिया होता है।
नेशनल पार्क के अंदर भी कोर एरिया और बफर जोन होता है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू गो इनटू द कोर एरिया, कभी भी नहीं, एज अ टूरिस्ट आप नहीं जा सकते। तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। अब इसका आंसर आप बता सकते हैं यहाँ पे, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज नोन एज योर कोर जोन। हाँ जी, हाँ जी, सब आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा। Which of the following national park is home to famous musk deer और हंगुल? याद है पिछले क्लास के अंदर हमने एक डियर के बारे में बात कर रहे थे, उस डियर में से हमें वो एक वी गेट अ वुल फ्रॉम दैट डियर जिसका काफी एक्सपेंसिव वैल्यू होता है और जिससे हम काफी चीजें बना सकते हैं। याद है हमने इस बारे में बात किया था, Yes, Yes, sir. sir. मैंने चैट में पूछा था कि ये डियर से हम कैसे निकालेंगे हमारा वुल, तो किसी ने बोला था कि कुछ से तो नहीं देगा। सो दैट डियर की यहाँ पे बात की जा रही है, दैट्स अ मस्क डियर जिसे हम हंगुल भी कहते हैं। तो ये आपको मिलेगा आपका, अगर आपको बता दो आपको यहाँ पे, बताइए पूजा क्या लग रहा है, कहाँ पे मिलेगा ये आपको? सर ऑप्शन ए लग रहा है। नहीं, ये आपको मिलेगा आपका दाचीगाम नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर। हंगुल भी आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। वहां से फिर आप उसका लाइक निकाल के आप शॉल बना सकते हैं। ऑलराइट, बट नाउ इट इज प्रोटेक्टेड, सो उसका शॉल अब नहीं बनाया जाता, लाइक उसका वुल का शॉल नहीं बनाते लोग। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्ट ऑप्शंस? इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर दोनों पेयर आप यहाँ पे करेक्टली फ्रेम्ड है? टेक योर टाइम एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। बताइए प्रिंस। सर सी। किशोर सोनी बताइए। सर ऑप्शन सी। एंड मुस्कान। सर option- ऑप्शन हाँ, दोनों ही मुस्कान, चलो कोई बात नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पे इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन आपको यहाँ पे जाएगा नेशनल पार्क, एंड एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन आपको यहाँ पे जाएगा आपका बोटानिकल गार्डन, दैट्स ट्रू। देखो ये टाइप के क्वेश्चन कितने ज्यादा आ रहे हैं आपके यहाँ पे, ये सारे नीट के क्वेश्चन है। द स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म्ड एज, इसे वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए। Endemic. ऑप्शन ए। सही। बिल्कुल सही, दैट इज योर ऑप्शन है। Cryopreservation of gametes of threatened species in viable and fertile condition can be referred to as a, देख लो ध्यान से and then give me the correct answer. क्या बात है, बहुत बढ़िया। बताइए अंशिका शर्मा। सर डी ऑप्शन। सना आपको क्या लग रहा है? सर डी ऑप्शन। एंड शगुन? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे सही है, बिल्कुल। एडवांस तरीका ये आपका एक्स2 कंजर्वेशन का, जहाँ पे आप बायोडाइवर्सिटी को आप यहाँ पे कंजर्व कर रहे हो, तो दैट इज योर ऑप्शन डी। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन इज, इनमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल बनेगा आपका यहाँ पे एक्स2 कंजर्वेशन का? टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड, गलत आंसर नहीं करना है। बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। तमन्ना ठाकुर? सर ऑप्शन बी। कोई मुझे सेक्रेट ग्रुप के एग्जांपल के नाम बता सकता है? एनीवन ऑफ यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ माय सेक्रेट ग्रुप्स? हैंड रेज करके। कोई नहीं बताएगा तो अभिषेक को बताना पड़ेगा। सर बता रहे बताइए। थे बच्चे। बता रहे क्या बता रहे? बताइए मुस्कान कुमारी, बोलिए। सर बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान। वो हो गया, उसके अलावा जो इनसाइड के एग्जांपल है वो भी बताओ, बोलो। सर अरावली हिल्स इन राजस्थान राइट, एंड वेस्टर्न घाट रीजन ओके। एंड खासी एंड जैंतारा। जैन हिल्स इन मेघालय, राइट, ठीक है, बढ़िया। एंड देन यू हैव अ बस्तर एंड सरगुना कम्युनिटी, बस्तर एंड सरगुना रीजन्स ऑफ योर एमपी, राइट। दीज आर द एरियाज यू कैन फाइंड एज अ सेक्रेट ग्रुप्स, जहाँ पे people have a sacred value towards the patch of forest and they help in the conservation. तो ये बात आपको याद रखनी है। और बिश्ना कम्युनिटी में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ताकि आपको उस लेवल का डेडिकेशन आपको बता सकूं जो आप समझ सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी फेमस एग्जाम्पल, राइट। Which of the following is not used for ex-situ conservation? बताओ कौन सा ex-situ conservation का एग्जाम्पल यहाँ पे आपके हिसाब से नहीं है? कर सकते हो ये भी, बताओ प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। पूजा डागर?
सर ऑप्शन ए। राइट, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय एक्स2 प्लांट कंजर्वेशन। बाकी सारे हैं बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन। ये तो कोई तो भी नॉर्मल क्रॉप पैटर्न के बारे में बात की जा रही है। पढ़िए ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड। तमन्ना ठाकुर बताइए। सर ऑप्शन डी। शिखा दुबे। सर ऑप्शन 4। राइट, शिखा दुबे जरा बताइए वेस्टर्न घाट्स में कौन से स्टेट्स आते हैं? सर वेस्टर्न घाट रीजन कर्नाटका और महाराष्ट्र वाले। ऐसे कौन बोलता है? कर्नाटका महाराष्ट्र वाले। You tell them na, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala and Tamil Nadu. They will all have a patch of a, will all have a strip of a Western Ghat. हाँ जी बताइए, ध्यान से देखिएगा इसे एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर। सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा गया है, सो बी केयरफुल। बताइए पूजा डागर। सर ऑप्शन डी। अभिषेक। सर ऑप्शन डी। That's a correct answer. Conserving rare and threatened species, that is something you find happening in the sacred group के अंदर। ये चीज आपको होते हुए आप वहां पे मिलती है। वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन, ये आपका कहाँ पे हेल्ड किया गया था? बताइए शगुन कौंडल। साउथ अफ्रीका। कौन से साल में? सर 2002। और कौन से शहर में? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग, राइट, बहुत बढ़िया, सही है। तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका इन द ईयर ऑफ 2002 वहां पे किया गया था आपके वर्ल्ड समिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द इन सिटू कंजर्वेशन, इनमें से कौन सी चीज इन सिटू कंजर्वेशन के अंडर में नहीं आती? बताइए अंशिका शर्मा। सर सी। सना खान। सर सी ऑप्शन। तो आई होप आप सब लोगों को यहाँ पे काफी क्लियरली पता चल जाए क्या है इन सिटू, क्या है आपका यहाँ पे एक सिटू। अच्छा सना खान बताइए नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं? सना खान बोलिए नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं? सर 90। सना खान की आवाज सही लगती है, ठीक है 90। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं इंडिया के अंदर? 448। 48। एंड बायोस्फीयर रिजर्व? 14। तो दैट इज समथिंग वी हैव डन। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। बस आपको करना अपने एंड से ये है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। नीट लेवल का जो अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए था वो मैंने अपने एंड से यहाँ पे दे दिया। नाउ इट्स योर जॉब टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स एंड टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। इसी तरीके से आपका 12वीं कक्षा का सिलेबस जीव विज्ञान का खत्म हो गया, राइट, फाइनली। So that is something which has been done. So now all you have to do is you have to read the NCERT from your end. पढ़िए NCERT को सही तरीके से, try to understand few things. Line by line आपको पता होना चाहिए वहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, and solve as many as question as possible to have a grip on this. मैं पता है recommend क्या करता हूँ, इकोलॉजी के एक साथ ही बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। ये जो 3 चैप्टर है ना, लाइक दिमाग में बिठा लो कि आज इकोलॉजी करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मॉड्यूल निकालो, लाइक यू हैव द मॉड्यूल विद यू and sit for like 45 minutes and solve as many questions you are able to solve जो NCERT based होंगे। solve ecosystem हो गया, oxygen population हो गया, ये हो गया, start doing that। इकोलॉजी में से आ जाते बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं। इकोलॉजी यूनिट में से आपके आराम से you will get a good number of questions। so number of question can be to like 8-10 तक जा सकते कई बार। so you should solve questions from here and make sure कि आप यहाँ से कभी कुछ मिस ना करो, okay? बल्कि ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, राइट। So that is something we have done। अब हम मंडे से क्या करेंगे उसके बारे में आपको मैं बाद में शेयर करूंगा, that how we will run the classes from Monday itself। हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, रिवीजन करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज करने का हम लोग ट्राई करेंगे, we'll try to do that।
I'm trying to create a plan which will allow us to do some extreme question solving in a short duration of time. So we can plan something like that as well. जैसे for example, एक चीज जो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, which we can think of doing, but we haven't completely planned that thing yet. Yes.